यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें जो कल हमने टॉपिक पढ़ा डेनियल सेल। डेनियल सेल जिसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो जिंक से कॉपर की ओर होता है। जिंक से कॉपर की ओर होता है क्योंकि यहाँ जिंक जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और कॉपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा माइनस से प्लस की ओर ही जाते होते हैं। तो जिंक जो है वो यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब नेगेटिव क्यों है वो भी देख लें। तो जिंक की छड़ डूबी हुई थी किसमें? ZnSO4 में। जिंक की छड़ ZnSO4 में डूबी हुई थी। अब जिंक की छड़ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हुई थी, तो जब ऑक्सीकरण हुआ था तो Zn बदल गया था किसमें? Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो इस छड़ पर Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन बन गए थे। अब ये वाले Zn+2 तो विलयन में आने लग जाते हैं, तो छड़ पर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं इसलिए इस छड़ पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। तो जिंक जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है, और इलेक्ट्रॉन की एक्सेस जो है वो इसको नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रदान करती है। दूसरी तरफ हम देखें कॉपर वाली साइड, तो कॉपर किसमें डूबा हुआ था? कॉपर CuSO4 में, है ना, और यहाँ था Cu की छड़ थी। अब Zn+2 लवण सेतु से होता हुआ इधर आया था, तो यहाँ जो Cu+2 था वो छड़ पर पहुँच गया था। तो इस प्रकार छड़ पर धनायन पहुँचते जाते हैं, अतः इस छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनस से प्लस की ओर मूव करते हैं, यानी जिंक से कॉपर की ओर मूव करते हैं, और धारा जो होती है वो प्लस से माइनस की ओर मूव करती है। धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है। अब प्लस से माइनस का मतलब क्या है? हम लोग कहते हैं क्या, प्लस का मतलब है कि इसका विभव उच्च है, हाई पोटेंशियल है, इसका उच्च विभव है। पॉजिटिव वैल्यू है मतलब उच्च विभव है, और इसकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू है मतलब इसका विभव क्या है? इसका पोटेंशियल क्या है? कम है, निम्न विभव है, लो पोटेंशियल है। समझ गए ना? जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है तो हाई पोटेंशियल होगा, और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव है मतलब उसके जो पोटेंशियल है वो कम है, लो पोटेंशियल है। और हम लोग पढ़ते हैं धारा जो होती है वो हमेशा किधर से किधर बहती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। यही मतलब होता है प्लस से माइनस की ओर बहती है। समझ आई बात? प्लस से माइनस की ओर का मतलब यही होता है। प्लस का मतलब क्या है? हाई पोटेंशियल है, उच्च विभव है। माइनस का मतलब क्या है? लो पोटेंशियल है, निम्न विभव है। तो प्लस से माइनस की ओर बहती है मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। क्लियर? यस सर। फिर हमने एक डेनियल सेल का आरेख पढ़ा था। डेनियल सेल का आरेख, डेनियल सेल का सेल आरेख, ये आना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल आपका यहीं से ही सोल्व होने वाला है। जिसको सेल आरेख समझ आ गया ना, वो न्यूमेरिकल आप मान के चलें, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नैर्नस्ट इक्वेशन आएगी आगे, उससे संबंधित जो भी सवाल आएगा, या डेनियल सेल, इस तरह से सेल से संबंधित जो भी ईएमएफ का सवाल आएगा, वो जिसको सेल आरेख आता है ना वही स्टूडेंट सोल्व कर पाएगा। और सेल आरेख में कुछ भी नहीं होता, एनोड वाली अभिक्रिया लिखते हैं और कैथोड वाली अभिक्रिया लिख देते हैं, और एनोड और कैथोड के बीच में जो दो पात्र हमने लिए थे, ये वाले दो पात्र, इनके बीच में लवण सेतु लगा होता है। तो लवण सेतु को हम लोग दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के रूप में दिखाते हैं ऐसे। एनोड पर क्या अभिक्रिया हुई थी? एनोड पर Zn से Zn+2 Zn बदला था Zn+2 में, ये दिखा दिया। कैथोड पर क्या अभिक्रिया हुई थी? कैथोड पर Cu+2 बदला था Cu में। Cu+2 बदला था Cu में। तो ये सेल आरेख बन गया हमारे पास, ये सेल आरेख बन गया। Zn Zn+2 ये दिखाया हुआ है कि जिंक की छड़ ZnSO4 में डूबी हुई है,
और कॉपर की छड़ CuSO4 में डूबी हुई है और दोनों विलयन आपस में लवण सेतु के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये ZnSO4 का विलयन है, ये CuSO4 का विलयन है। ZnSO4 से आया है Zn+2 और CuSO4 से आया है Cu+2 और दोनों विलयन आपस में यानी ZnSO4 और CuSO4 आपस में लवण सेतु के द्वारा जुड़े हैं। तो ये दिखाया गया आपको। बाकी अपने यूं ही सोचें कि Zn बदला है Zn+2 में, फिर आ गया लवण सेतु, Cu+2 बदला है Cu में, तो आपकी अभिक्रिया बड़े आराम से हो जाएगी। ये अभिक्रिया आपको ऑक्सीकरण दिख रही है तो यानी ये एनोड है। ये अभिक्रिया आपको अपचयन दिख रही है, Cu+2 बदला है Cu में, ये कैथोड है। अब EMF क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल EMF बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत वाहक बल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल, इसका जो फार्मूला होता है ना, पहले मैं फार्मूला बता रहा हूं फिर आपको बड़े आराम से डेफिनेशन समझ आ जाएगी। फार्मूला है इसका ई सेल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये फार्मूला है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड क्या है? कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव, और ई एनोड क्या है? एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। और माइनस का मतलब क्या है? दोनों कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर। माइनस का मतलब क्या? डिफरेंस ही होगा ना माइनस का मतलब, डिफरेंस। है ना। तो ईएमएफ क्या है? ईएमएफ क्या है? किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है, ईएमएफ जो होता है, सेल में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रोड के विभवों का अंतर होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, जिसके कारण जो धारा होती है, जो करंट होता है, वो किधर से किधर बहता है? हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। करंट का फ्लो जो है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। तो किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल उस सेल में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रोड के विभवों का अंतर होता है, जिसके कारण धारा हमेशा उच्च विभव वाले इलेक्ट्रोड से निम्न विभव वाले इलेक्ट्रोड की ओर बहती है। तो ये सेल का विद्युत वाहक बल होता है। बाकी आपको फार्मूला ध्यान में रखना है, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई कैथोड क्या है? ई कैथोड, ई कैथोड जो है, ई कैथोड बराबर कैथोड का अपचयन विभव, कैथोड का अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और ई एनोड क्या होगा बताओ? ई एनोड, ई एनोड क्या होगा? एनोड का ऑक्सीकरण विभव, एनोड का अपचयन विभव है। ये भी ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। इसीलिए हमारा सवाल कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सही नहीं होता। जो भी इलेक्ट्रोड विभव होता है ना, इलेक्ट्रोड विभव हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखा जाता है। अभी मैं आपको क्लियर करूंगा, न्यूमेरिकल लिखूंगा यहाँ कुछ, देखना आपको समझा दूंगा पूरा। चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो, विभव कौन सा लेना है? हमेशा विभव रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, अपचयन विभव ही लेना है। यहां मैं ये नहीं कह रहा कि एनोड पर अपचयन हुआ, एनोड पर होता तो ऑक्सीकरण ही है, लेकिन जब ये वैल्यू पुट की जाती है ना, ये वाली वैल्यू, ये जो इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू पुट की जाती है, ये हमेशा कौन सा विभव पुट करना है? अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल ही पुट करना है, कभी भी ऑक्सीकरण विभव पुट नहीं करोगे। अभी मैं क्लियर करता हूं आपको, देखो कुछ एग्जांपल लिखता हूं, आपको भी समझ आ जाएगा क्या चल रहा है। मेरे को दे दिया उसने डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ डेनियल सेल।
मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। मेरे को दिया क्या उसने, डेनियल सेल के बारे में मेरे को पता है। डेनियल सेल में एनोड बताओ किसका था, एनोड, एनोड किसका था ये बताओ। डेनियल सेल में एनोड किसका था और कैथोड किसका था बताओ। किस धातु का एनोड था, एनोड किस धातु का था डेनियल सेल में, जिंक का। और कैथोड किस धातु का था, कैथोड किस धातु का था, कैथोड कॉपर का, है ना। तो डेनियल सेल में एनोड जिंक का था, कैथोड कॉपर का था। उसने मेरा को क्वेश्चन दिया, डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। और मेरे को जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया है ई नोट सी यू प्लस टू सी यू बराबर 0.34 वोल्ट और ई नोट Zn प्लस टू Zn बराबर -0.76 वोल्ट। ये वैल्यू दी हुई है मेरे को। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब बताओ डेनियल सेल में कैथोड किसका था, कॉपर का, है ना। तो अब कॉपर वाली वैल्यू देखो, ये कॉपर वाली वैल्यू है, 0.34। अभी जल्दी नहीं करनी है ना, कॉपर वाली वैल्यू है। अब आप ये देखो, ई नोट तो बता रहा है मानक विभव को। अब आप इसके नीचे क्या लिखा हुआ है वो देखोगे कि ये रिडक्शन लिखा है या ऑक्सीडेशन लिखा है। क्या लिखा है देखो, उसने लिखा कि Cu+2 बदल गया Cu में। तो ये क्या है, रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, ये बताओ। रिडक्शन है। रिडक्शन है, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है उसने। और हमारे को न्यूमेरिकल में रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए होता है। तो मतलब ये वैल्यू बिल्कुल सही है, हम एज इट इज पुट कर देंगे जो दी है, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और अपने को रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही रखनी होती है। ठीक है, तो कैथोड वाली पुट कर दिया एज इट इज। अब एनोड था जिंक का, एनोड जिंक का था और जिंक वाली वैल्यू ये दी हुई है, ये जिंक वाली वैल्यू दी हुई है। अब ई नोट तो क्या है, मानक विभव है, ई नोट तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। ठीक है, अब यहां देखोगे कि ये विभव दिया कौन सा हुआ है, क्या लिखा है इसके नीचे, इसके नीचे लिखा है Zn+2 बदल गया Zn में, Zn+2 बदल गया Zn में। तो ये विभव कौन सा है बताओ, ये पोटेंशियल कौन सा है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। और हमारे को न्यूमेरिकल में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही पुट करना होता है, यानी इसको भी चेंज करने की जरूरत है क्या, या सही दिया है बिल्कुल, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए, मतलब दोनों सही दिए हैं, हम एज इज वैल्यू रख देंगे। तो ये माइनस का साइन माइनस का ही आ जाएगा और ई नोट एनोड जो दिया है वो माइनस का 0.76 वोल्ट दिया है। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76 और टोटल करेंगे तो 1.10 वोल्ट आ जाएगा। और आपने पढ़ा भी होगा डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट होता है। आ गया समझ। अब सेकंड केस देखो, क्वेश्चन यही है, डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करो। और आपको इस बार जो दिया गया वो ये दिया गया, ई नोट Cu+2 Cu इक्वल टू 0.34 वोल्ट और ई नोट इक्वल टू 0.76 वोल्ट, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, ई नोट कॉपर वाली वैल्यू दे दी, ई नोट जिंक वाली वैल्यू दे दी। अब डेनियल सेल में आपको पता है एनोड जो होता है वो जिंक का होता है और कैथोड जो होता है वो कॉपर का होता है। तो अपना फार्मूला बनेगा ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, है ना। अब कैथोड किसका था, कॉपर का, तो कॉपर वाली वैल्यू देखेंगे ये वाली। अब ये देखो अपचयन विभव दिया या ऑक्सीकरण विभव दिया, बस ये देखना है। अब आपने जितना क्विकली देख सकते हो उतना क्विकली न्यूमेरिकल हो जाएगा। कौन सा विभव दिया है ये, अपचयन, रिडक्शन, है ना, रिडक्शन। तो यहां से देखोगे Cu+2 कन्वर्ट हो गया Cu में, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और अपने को न्यूमेरिकल में रिडक्शन पोटेंशियल ही पुट करना होता है, ये पुट कर दिया। ठीक है, अब ये माइनस का साइन था, ये माइनस एज इट इज आ गया।
अब एनोड किसका था? जिंक का। अब जिंक वाली वैल्यू देखो, कौन सा पोटेंशियल दिया है बताओ उसने? ऑक्सीडेशन। अब उसने देखो, गौर से देखो कि कौन सा पोटेंशियल दिया है, जल्दी नहीं करनी है ना। ये तो हो गया पोटेंशियल, और ये देखो क्या लिख रहा है, Zn बदला है Zn+2 में। Zn बदला है Zn+2 में, किसको बता रहा है ये Zn जो बदला है Zn+2 में? ऑक्सीकरण को या अपचयन को? Zn जब Zn+2 बदला है, ऑक्सीकरण को बता रहा है, ये ऑक्सीडेशन को बता रहा है। तो ये तो ऑक्सीकरण विभव दिया है उसने, और हमारे को कौन सा विभव चाहिए? ये उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, हमारे को रिडक्शन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ई नोट Zn+2 Zn, यानी इसको चेंज कर देंगे, और अगर ये साइन प्लस का है तो इसको माइनस कर देंगे, और अगर माइनस का है तो इसको प्लस कर देंगे। अब ये 0.76 दिया था, किसका था? प्लस का। तो फिर ऑक्सीकरण विभव प्लस का था, तो रिडक्शन विभव यानी अपचयन विभव जो है वो माइनस का आ जाएगा। आगे बात समझ? यस सर। ये वैल्यू आप पुट कर देंगे -0.76, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ही पुट करना है आपने, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1.10 वोल्ट आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो ये गौर करना है कि ऑक्सीकरण विभव दिया है, अपचयन विभव दिया, बस। फिर आपके न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ई नोट सोल्व हो गया तो आगे नैनर समीकरण सोल्व हो जाएगी। अब आगे चलो, अगली स्थिति यही, डेनियल सेल का मानक विद्युत्वाहक बल ज्ञात कीजिए, डेनियल सेल का मानक विभव ज्ञात कीजिए, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट कीजिए, और आपको जो अब डाटा दिया हुआ है, ई नोट कॉपर की वैल्यू दे दी गई माइनस का 0.34 वोल्ट, ई नोट जिंक की वैल्यू दे दी गई 0.76 वोल्ट, और आपको ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, विद्युत वाहक बल कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया गया है। अब डेनियल सेल में जिंक एनोड होता है, सीयू कैथोड होता है, और अपना फार्मूला क्या है? ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब चेक करो क्या कहता है, कैथोड किसका था? कॉपर का। कॉपर का विभव देखो कौन सा दिया है, और बताओ वैल्यू क्या पुट करूं। अब बस यही बताना है, विभव कौन सा दिया और वैल्यू क्या पुट करूं, बताओ। 0.34 सर। ऑक्सीडेशन दिया है और ऑक्सीडेशन दिया है, और वैल्यू रिडक्शन में पुट करनी है, और जो माइनस दिया उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, बस। ठीक है, आगे ये माइनस का साइन आ गया, ये एज इट इज आ जाएगा। अब एनोड था जिंक का, जिंक का एनोड था। अब बताओ विभव किस में दिया है और वैल्यू क्या पुट करूं, बस ये बता दो मेरे को। तो ऑक्सीडेशन में दिया सर। विभव ये भी ऑक्सीकरण दिया है, नेगेटिव में पुट करना है ना? तो अपने इसको रिडक्शन बढ़ाएंगे तो ये प्लस की जगह किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1.10। सेम ही आना है, मानक विद्युत वाहक बल तो वही रहेगा ना डेनियल सेल का, बदल थोड़ी जाएगा। समझ आ गई बात? बस वो ये देख लेना है कि ऑक्सीकरण विभव दिया है या अपचयन विभव दिया है, उसके हिसाब से आपने, अगर ऑक्सीकरण विभव दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देना है, चेंज कर देना है। क्लियर? समझ आ गया है? बहुत आसान काम है। देखो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चलोगे ना तो कुछ भी नहीं है। अब आता है नेर्नस्ट इक्वेशन। नेर्नस्ट समीकरण। नेर्नस्ट समीकरण क्या है? सेल की अगर अपने उष्मागतिकी देखें, थर्मोडायनेमिक्स देखें, तो डेल्टा जी का फार्मूला होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के सी। ये फार्मूला आपको याद रखना है डेल्टा जी का। ये उष्मागतिकी में हालांकि हम पढ़ लेंगे, उष्मागतिकी में हम लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना, लेकिन जब तक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नहीं होता है तब तक ये फार्मूला डेल्टा जी, सेल की उष्मागतिकी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के सी। अब आप देखो के सी क्या होता है? के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में बताया होगा, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी अभी बताया था आपको, जब लैंगम्यूर समीकरण की थी हमने तब बताया था। के सी क्या होता है? के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, समय स्थिरांक, उत्पादों की सांद्रता बटे
अभिकारकों की सांद्रता, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। नेचुरल लॉग के बारे में भी आपको बताया हुआ है, ये केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है सारा, है ना। नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं, लॉग बेस 10 में, तो किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेचुरल लॉग को जब लॉग बेस 10 में, जैसे नेचुरल लॉग x है, इसको लॉग वैल्यू में कन्वर्ट करना है, 2.303 का गुणा कर देते हैं ना, ये लॉग बेस 10 बन जाता है फिर। तो नेचुरल लॉग में दिया हुआ है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के सी। अब कोई भी सेल होगा तो उसमें एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन होता है, यानी किसी भी सेल अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे डेनियल सेल वाली में और कॉपर गेन कर रहा था ना। तो मैंने एक सेल अभिक्रिया लिखी, क्या, N1A प्लस N2B इक्वल टू M1C प्लस M2D, और मैंने ये मान लिया कि इस सेल अभिक्रिया में N मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। कितने मोल इलेक्ट्रॉन, N मोल इलेक्ट्रॉन। माना इस सेल अभिक्रिया में कितने मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, N मोल इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो डेनियल सेल में क्या हुआ था, देखो समीकरण क्या थी डेनियल सेल की, Zn प्लस Cu प्लस 2 इक्वल टू Zn प्लस 2 प्लस Cu। तो इस समीकरण में कितने मोल इलेक्ट्रॉन भाग लिए थे बताओ, इस अभिक्रिया में कितने मोल इलेक्ट्रॉनों ने भाग लिए, Zn ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, Zn ने 2, और कॉपर ने वही 2 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे, है ना। तो यानी इस अभिक्रिया में 2 मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। क्लियर, सर। समझ आ रही है बात ना। तो यस। इस अभिक्रिया में 2 मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। तो ऐसे मैंने एक सामान्य अभिक्रिया लिखी है, जनरल रिएक्शन लिखी है, जिसमें मैंने क्या माना है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, N N मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। ठीक है, N मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। अब मेरे पास फार्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के सी, और के सी क्या है, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के सी की वैल्यू पुट करो, के सी की वैल्यू पुट करना, क्या होगी बताओ, के सी की वैल्यू क्या पुट करूं, कंसेप्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट M1 COD, M1 और M2 जो है उसके मोल है ना, M1 और M2 तो मोलों की संख्या है, प्रोडक्ट तो COD है ना। तो C की कंसंट्रेशन इनटू D की कंसंट्रेशन, और इस M1 और M2 का क्या करूं, इज पावर में। पावर में, बिल्कुल। M1 और M2 जो है वो इसकी पावर बन जाएंगे, M1 M2 क्यों बन जाएंगे पता है क्या, सर। क्यों बन जाएंगे बताओ, क्यों बन गए ये पावर, लॉ ऑफ एक्टिव मास। क्या है लॉ ऑफ एक्टिव मास। अब देखो समझो बात को, क्यों बन गए। मैंने एक अभिक्रिया लिखी 2A प्लस B इक्वल टू 3C, ठीक है, 2A प्लस B इक्वल टू 3C। मैं इसका KC क्या लिखूंगा बताओ, C की क्यूब बटे A की स्क्वायर इंटू B, ये लिखूंगा ना, C की क्यूब बटे A की स्क्वायर इंटू B। क्यों लिखा है ऐसे मैंने, क्योंकि 2A का मतलब क्या है, A प्लस A, 2A यही होगा ना, 2A यानी A प्लस A प्लस B, और 3C का मतलब क्या है, C प्लस C प्लस C। अब मैं KC कैसे लिखूंगा, उत्पादों की सांद्रता यानी C की सांद्रता इंटू C की सांद्रता इंटू C की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता यानी A की सांद्रता इंटू A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता। अब आप देखो C की सांद्रता इंटू C की सांद्रता इंटू C की सांद्रता कितनी हो जाएगी बताओ, C की क्यूब होगी या नहीं होगी बताओ, समझ आ गई बात। तो जब मोल, जितने मोल बनते हैं ना वो पावर बन जाती है, क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं उन मोलों का, तो उन मोलों का जब गुणा करेंगे तो वो मोल पावर में आ जाएंगे। क्लियर, तो ये C की क्यूब बन गया, 3C था ना, C की क्यूब बन गया, 3C का मतलब क्या है, C प्लस C प्लस C, और जब हम KC लिखेंगे तो C की सांद्रता इंटू C की सांद्रता इंटू C की सांद्रता C की क्यूब बन जाएगा। लग गया पता। तो जो मोल होते हैं वो कहाँ जाएंगे, मोल
पावर में। अब दूसरी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, रखो नीचे अभिकारकों की सांद्रता लिखो, क्या लिखो बताओ? ए ए की सांद्रता की पावर n1 और बी की सांद्रता की पावर n2। एन ये मैंने केसी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब मेरे को चाहिए डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट की वैल्यू। अगर ये मैं सोल्व कर देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा नायरन समीकरण का। सिर्फ डेल्टा जी और डेल्टा जी की वैल्यू चाहिए। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? डेल्टा जी क्या है बता सकते हो क्या? डेल्टा जी सबको पता होगा ये तो। डेल्टा जी क्या है? गिब्स गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है ये, डेल्टा जी है ना, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। यानी ऊर्जा में कितना परिवर्तन आया। आप बताओ आपकी ऊर्जा में कितना परिवर्तन आया सुबह से लेकर शाम तक। फिर मैं डेल्टा जी भी बता दूंगा। आप मान लो आप में सुबह 100 कैलोरी ऊर्जा थी, सुबह आप में 100 कैलोरी ऊर्जा थी, अब आप में 60 कैलोरी ऊर्जा है मान लो, तो 40 कैलोरी कहाँ गई? नष्ट होगी क्या? यस सर नष्ट हो गई, यूज कर ली हमने, काम करने में यूज कर ली। ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं ना। एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। पढ़ते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो हमारे अंदर सुबह कितनी थी? 100 कैलोरी, अब कितनी है? 60 कैलोरी है ना। तो कहाँ गई 40 कैलोरी? यूज कर ली तो 40 कैलोरी हमने काम करने में खर्च कर ली, सही है, कार्य में लगा दी हमने 40 कैलोरी। तो यानी ऊर्जा में जितनी कमी आती है वो कहाँ जाती है? वो ऊर्जा, ऊर्जा में आने वाली कमी किए गए कार्य के बराबर होती है। समझ आ गई बात? ऊर्जा में आने वाली कमी किए गए कार्य के बराबर होती है। और कमी का मतलब क्या? प्लस का साइन या माइनस का साइन? कमी कमी बोल रहा हूं जब मैं माइनस का। तो अब मैं क्या लिखूंगा देखो, ऊर्जा में आने वाली कमी किए गए कार्य के बराबर होती है, सही है क्या? जो लिखा है मैंने सामने देख सकते हो आप, क्या लिखा है मैंने? माइनस डेल्टा जी बराबर डब्ल्यू। माइनस डेल्टा जी का मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा में आने वाली कमी। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो कमी आई वो कहां चली गई? सेल द्वारा किए गए कार्य में बदल गई। समझ आ गया संबंध? बहुत सिंपल बात है, आप खुद पे लेके चलो ना कि हमारी एनर्जी सुबह 100 कैलोरी थी, अब 60 कैलोरी रहेगी, तो मतलब 40 कैलोरी कहाँ गई? काम करने में खर्च हो गई। तो सेल भी बेचारा जब काम करेगा तो उसकी ऊर्जा खर्च होगी या नहीं होगी? तो उसकी ऊर्जा में जो कमी आएगी वो कहाँ गई? कहाँ गई? वो कार्य करने में गई, वो कार्य करने में गई। तो डेल्टा माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू, माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू। अब आप देखो डब्ल्यू की वैल्यू लानी है अपने को, डब्ल्यू की वैल्यू लानी है। कैसे लाऊंगा देखो आप, डब्ल्यू का मान रखते ही मेरा डेल्टा जी का आंसर आ जाएगा ये वाला, और डेल्टा जी का आंसर आते ही नायरन समीकरण सोल्व होगी। तो मेरा जो टारगेट है वो डब्ल्यू की वैल्यू लाना है। तो मेरा संबंध बन गया माइनस डेल्टा जी बराबर डब्ल्यू। अब आपने कार्य और विभव में कोई संबंध पढ़ा है क्या? कार्य और विभव में क्या संबंध होता है? वर्क एंड पोटेंशियल में क्या संबंध होता है? पोटेंशियल जो होता है वो W अपॉन क्यू होता है, W अपॉन क्यू। हम फिजिक्स में 10th की बुक में ही देख लेना चाहिए, आपको विद्युत वाला चैप्टर मिलेगा, उसमें फार्मूला लिखा होगा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V विभव है, और हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं तो इसलिए विभव को E से लिखा जा रहा है, E से लिखा जा रहा है, E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। परिभाषा पढ़ी होगी आप लोगों ने, एकांक धनावेश को यानी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में किया गया कार्य, वर्क जो होता है वो विभवांतर कहलाता है। और अनंत से अगर उस आवेश को हम लाते हैं तो किया गया कार्य विभव कहलाता है। 10th की बुक में देखना, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू फार्मूला मिल जाएगा आपको, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू ये संबंध होता है। तो W का मान बताओ कितना आएगा? W का मान, W बताना कितना लिखो? W बराबर, W बराबर कितना लिखो बताओ? V अपॉन क्यू या V इंटू क्यू? ई से बोलो, ई से, है ना, हाँ ई से, ई इंटू क्यू, ई इंटू क्यू। क्योंकि हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, ई से लिखा जाता है पोटेंशियल। W इक्वल टू ई इंटू क्यू या W इक्वल टू क्यू ई, ये फार्मूला आपको मिल सकता है फिजिक्स वाली बुक्स में। हमारी केमिस्ट्री इतना गहराई में नहीं जाएगी,
वो ऊपर ऊपर से ही आपको बता देगी और गहराई में जाएगी तो भी थ्योरी में जाएगी, फार्मूलों में नहीं आएगी वो, ठीक है ना। वो थ्योरी में ही क्लियर कर देगी सारी कहानी की क्या चल रही है। तो अपना संबंध क्या देखो वापिस, जिस मुक्त ऊर्जा में आने वाली कमी किए गए कार्य के बराबर होती है, माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू। अब E इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू, देन W इक्वल टू E इंटू क्यू या Q इंटू ई। तो W की वैल्यू मैंने Q इंटू ई पुट कर दी, समझ आ गया इतना। W इक्वल टू Q इंटू ई। Q क्या है, Q क्या है, Q क्या है, Q आवेश। आवेश। Q जो है वो चार्ज है, Q चार्ज है। कितना आवेश होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन पर, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है पता है किसी को? चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन कितना, एक फेराडे। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना वो एक फेराडे होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक फेराडे। चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वन फेराडे। और आपने अभिक्रिया में कितने मोल इलेक्ट्रॉन मानने हैं बताओ, कितने मोल इलेक्ट्रॉन मानने हैं अभिक्रिया में? एन। एन मोल। एन। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर एक फेराडे चार्ज होता है, तो एन मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज आ जाएगा बताओ? एन मोल इलेक्ट्रॉन अगर है तो कितना चार्ज हो जाएगा? एन फेराडे, एन फेराडे। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर एक फेराडे चार्ज होता है, तो एन मोल इलेक्ट्रॉन पर एन फेराडे चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज की वैल्यू एन फेराडे रखो तो क्या बन गया बताओ, माइनस डेल्टा जी इक्वल टू एन फेराडे ई। समझ आई बात या नहीं आई? आवेश। बहुत सिंपल काम है ना, खुद पे लेके चलना। ऊर्जा में आने वाली कमी किए गए कार्य के बराबर होती है, माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू। और डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू डब्ल्यू इक्वल ई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, देन डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो क्यू इंटू ई, डब्ल्यू की वैल्यू क्यू इंटू ई पुट कर दो। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू क्या है, क्यू क्या है? आवेश। आवेश। और आवेश। आपके पास कितने मोल इलेक्ट्रॉन मानने हैं आपने? एन मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्यू होता है वो एक फेराडे होता है। तो एन मोल इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्यू होगा वो कितना होगा, एन फेराडे होगा। एन। तो जब क्यू की वैल्यू आप एन फेराडे पुट करोगे तो क्या बनेगा बताओ, माइनस डेल्टा जी इक्वल टू एन फेराडे ई। बनेगा नहीं बनेगा? तो माइनस डेल्टा जी इक्वल टू एन फेराडे ई। तो डेल्टा जी इक्वल टू बताओ कितना होगा फिर, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन फेराडे ई। सही है, माइनस डेल्टा जी इक्वल टू एन फेराडे ई, देन डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन फेराडे ई। तो आप डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, माइनस एन फेराडे ई। ई लिख दें चाहे ई सेल लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। माइनस डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन फेराडे ई। तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन फेराडे ई नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के सी। के सी क्या था जो हमने पुट किया था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आगे बात समझ, वो के सी की वैल्यू यही आ जाएगी। लग गया पता या नहीं लगा बताओ? डेल्टा जी की वैल्यू समझ आ गई क्या, कैसे लाए हैं? मेन यही है बस, बाकी तो कुछ भी नहीं है। वैल्यू पुट करिए आंसर आ गया। अब माइनस एन फेराडे को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा बताओ, E इक्वल टू माइनस एन फेराडे ई नोट बट्टे माइनस एन फेराडे प्लस आर टी बट्टे माइनस एन फेराडे नेचुरल लॉग के सी। तो ये माइनस एन फेराडे जब मैं इधर ले जाऊंगा तो इसके बट्टे में भी आ जाएगा और इसके बट्टे में भी आ जाएगा। क्लियर? अब सोल्व कर लो, माइनस से माइनस कैंसिल, एन फेराडे से एन फेराडे कैंसिल, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो क्या बन गया, E इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन फेराडे नेचुरल लॉग के सी। और के सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। और जब नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तब किसका गुना कर दोगे, 2.303। तो बन जाएगा E इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन फेराडे लॉग के सी। ये नेचुरल लॉग जो है लॉग बेस 10 यानी साधारण लॉग में कन्वर्ट हो गया है। ये नैर्नस समीकरण है।
समझ आई है नहीं आई? बहुत सौखी है या औखी है? नहीं सर, अभी तो सब सारा कुछ ही सौखा ही है। जब खत्म हो जाएगी ना तब पता लगेगा, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी जब पूछूंगा आपसे। अभी मैं इसीलिए इलेक्ट्रो लुक्ट्रो पहले ही करवा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक तो है जनरल सी बातें, लेकिन हमने जो है इन पे फोकस नहीं किया हुआ। न्यूमेरिकल में हाथ टाइट ही है हमारा सारा माइंड में, है ना। तो एक एक न्यूमेरिकल आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ इसमें। E इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लोग के सी, ये फार्मूला आ गया मेरे पास नैनर समीकरण का। अब मानक ताप पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर कितना होता है मानक ताप? स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है बताओ? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 298 केल्विन। सही है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन। आर जो है वो गैस नियतांक है, गैस कांस्टेंट है। आर की वैल्यू भी फिक्स होती है 8.314। 314 सही है। एन क्या था? एन क्या था? एन मोल। किसके? इलेक्ट्रॉन के, है ना। एन इलेक्ट्रॉन के मोल थे, तो मोल तो इलेक्ट्रॉन के मोल जितने अभिक्रिया में आएंगे उतने ही लिखेंगे हम लोग। और फैराडे की वैल्यू कितनी होती है? 1 फैराडे की। 1 फैराडे इक्वल टू कितना होता है? 96,500। 96,500। कैसे होता है पता है क्या? कैसे आया ये एक फैराडे बराबर 96,500? कहाँ से आया ये लिख देते हैं हम। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम कहाँ से आया ये भी मैं क्लियर करूंगा आपको कि कहाँ से आया, है ना। जो भी चीज़ लिख रहे हैं हम कहाँ से आई है वो पता होना चाहिए अपने को। तो एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम है। एफ की वैल्यू 96,500 है। आर की वैल्यू 8.314 है। टी की वैल्यू 298 है। तो आपने किस किस की वैल्यू रख दी? टी की वैल्यू रख दी आपने 298, आर की वैल्यू रख दी 8.314, एफ की वैल्यू रख दी 96,500 और इनटू में पड़ा है 2.303। इन सारों को जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा ई बराबर ई नोट माइनस 0.059। सोल्व करके देख लेना, 0.059 आ जाएगा। किसको सोल्व करोगे? 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी की वैल्यू 298 बटे एफ की वैल्यू 96,500। इसको सोल्व करना 0.059 उत्तर आ जाएगा आपका। और बटे वाला एन एच टी आ जाएगा, बटे वाला एन एच टी आ जाएगा लोग के सी, लोग के सी। आगे बात समझ? यस सर। ये सोल्व करके देख लेना, 0.059 उत्तर आ जाएगा आपका। ये नैनर समीकरण बन गई 298 केल्विन ताप पर, मानक ताप पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर। अब आपको एग्जाम में कोई ना कोई सेल दे के पूछ सकता है कि जैसे मैं डेनियल सेल का ही कह दूं, डेनियल सेल की सही नैनर समीकरण है, डेनियल सेल की सही नैनर समीकरण है। पहले तो नैनर समीकरण थी क्या देखो, E इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी बटे एन एफ नेचुरल लॉग के सी। ये प्रूव किया था हमने, देखो ये रहा, E इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग के सी। सही है, किया था प्रूव। तो ये हमारे पास नैनर समीकरण है। और अगर नेचुरल लॉग नहीं दिया होगा तो लॉग दिया होगा, लॉग दिया होगा तो यहाँ 2.303 लगाया होगा। अगर मानक ताप पर दे देगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर दे देगा तो वो लिखी होगी फिर E बराबर ई नोट माइनस 0.059 बट्टे एन लॉग के सी। ये मानक ताप पर होगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, T बराबर 298 पर। अब आप देखो डेनियल सेल की पूछी है, तो डेनियल सेल क्या था बताओ? डेनियल सेल, डेनियल सेल क्या था? समीकरण बोलो डेनियल सेल की, पूरी समीकरण क्या थी डेनियल सेल की? Zn प्लस Zn प्लस Cu प्लस 2 इक्वल टू Zn प्लस 2 प्लस Cu। Cu, है ना। ये डेनियल सेल की समीकरण थी हमारे पास। और कितने मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे थे इसमें? कितने मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे थे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे थे, है ना। 2 मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे थे। अब वैल्यू पुट करते हैं अपने, देखो ई का ई आ जाएगा, ई नोट का ई नोट आ जाएगा। आपको पेपर में 1.1 मिल सकता है, समझ गए? क्योंकि डेनियल सेल का जो मानक विद्युत वाहक बल होता है 1.10 वोल्ट फिक्स है।
तो अपने ई नोट ही लिख के चलते हैं एक बार। वैसे 1.10 फिक्स होता है, हम लोग सोल्व भी कर चुके हैं ऊपर इसको। तो ई नोट माइनस आर टी का आर टी आ जाएगा, एन की जगह 2 लिखा हुआ आएगा। एन एन क्या था, एन इलेक्ट्रॉन के मोल थे, और डेनियल सेल में कितने मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 मोल। 2 मोल। डेनियल सेल में 2 मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एन की जगह 2 आ गया। नेचुरल लोग केसी क्या होता है? केसी उत्पादों की सांद्रता बट्टे अभिकारकों की सांद्रता। तो क्या लिखूं बताओ? जेडन की सांद्रता। Zn प्लस 2 की सांद्रता है ना, जल्दी नहीं करनी है किसी भी तरीके से। Zn प्लस 2 की सांद्रता इनटू Cu नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये ठोस होता है। देखो ये होता है ठोस, ये इलेक्ट्रोड है कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड जो था वो ठोस था ना, इलेक्ट्रोड ठोस था, और ठोस की सांद्रता हमेशा 1 m मानी जाती है। तो आप जब ठोस की सांद्रता लिखेंगे तो वो 1 आएगी, तो 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा ना। समझ आ गई बात? इससे बढ़िया है कि ठोस की सांद्रता लिखो ही नहीं। क्लियर? जिस पर आवेश नहीं है ना उसकी सांद्रता लो ही मत। जिस पर आवेश है ना, जैसे ये Zn प्लस 2 है, तो ये तो ZnSO4 का विलयन है, और विलयन की तो सांद्रता होगी। समझ आ गई बात? Zn प्लस 2 कहाँ से आया है? ZnSO4 वाले विलयन में पड़ा है वो, और विलयन में तो सांद्रता आएगी। लग गया पता? तो कुल मिला के सांद्रता उसी की लिखनी है जिस पर आवेश हो। जिस पर आवेश नहीं है उसकी सांद्रता नहीं लिखोगे। यानी किस किस की सांद्रता लिखने की जरूरत नहीं है हमारे को? बताओ, इसकी सांद्रता लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। इसकी सांद्रता 1 m होती है। इसकी सांद्रता लिखने की जरूरत है क्या? यस सर। बिल्कुल है, इस पे आवेश लगा है, ये विलयन है। इसकी सांद्रता लिखनी पड़ेगी, और इसकी सांद्रता लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या बनेगी अब बताओ? E बराबर ई नोट माइनस आर टी अपॉन 2f नेचुरल लॉग Zn प्लस 2 की सांद्रता बटे Cu प्लस 2 की सांद्रता। ये डेनियल सेल की नैनो समीकरण आ गई। लग गया बता? यस सर। अब इसी को देखो, E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बटे एन की वैल्यू कितनी रखो डेनियल सेल के लिए? एन की वैल्यू 2, और लॉग केसी का मान क्या लिखो बताओ? Zn प्लस 2 की सांद्रता बटे Cu प्लस 2 की सांद्रता। आगे बात समझ? सर। और इसी को ऑप्शन में यूं भी लिख सकता है वो, क्योंकि ऑप्शन देने हैं आपको। E बराबर ई नोट इस माइनस को प्लस कर देगा, तब ये ध्यान रखना कि ये उल्टे लिखे होंगे, ऐसे लिखा हुआ, ये उल्टा लिख देगा। कैसे किया ये माइनस प्लस? पता है आपको कैसे माइनस प्लस किया इसने? ये था देखो, लोग Zn प्लस 2 की सांद्रता बटे Cu प्लस 2 की सांद्रता। इसको उल्टा करने का मतलब क्या है? इसको उल्टा करने का मतलब है कि ये कर दिया मैंने, Cu प्लस 2 की सांद्रता बट्टे Zn प्लस 2 की सांद्रता की पावर -1, इसकी पावर -1 कर दी। समझ गए? उल्टा कर दिया तो मतलब इसकी पावर -1 होगी। लग गया पता? या ओपन करके दिखाता हूं, देखो ओपन करके देखो। ये था लोग Zn प्लस 2 की सांद्रता बट्टे Cu प्लस 2 की सांद्रता। इस लोग को खोलना, बटे वाला लोग कहां जाता है बताओ? बटे वाला लोग कहां जाता है? माइनस में। तो क्या लिखूंगा बताओ? क्या लिखूंगा? लोग Zn प्लस 2 Zn प्लस 2 की सांद्रता माइनस लोग Cu प्लस 2 की सांद्रता, है ना। और इससे पहले क्या था? E बराबर ई नोट माइनस 0.059 बट्टे एन की वैल्यू 2 थी, है ना। ये था अपने पास, ये मैंने ओपन कर लिया इसको, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो, इस माइनस को अंदर ले जाओ, इस माइनस को अंदर लेके जाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ प्लस रह जाएगा, यहाँ प्लस रह जाएगा, माइनस अंदर ले गए हम, तो 0.059 बट्टे 2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ?
प्लस हो जाएगा। अब बताओ प्लस वाला कहाँ लिखोगे, प्लस वाला ऊपर या नीचे, प्लस वाला ऊपर। ऊपर। तो ये सी यू प्लस टू ऊपर आ जाएगा और जेड एन प्लस टू नीचे चला जाएगा। कब? जब उस माइनस को अंदर ले जाएंगे। या यूं सोच लो कि इसको जब हम यूं लिखेंगे ना, सी यू प्लस टू बटे जेड एन प्लस टू, तो इसका मतलब हमने इसकी होल पावर -1 कर दी है, -1। तो ये -1 जो है वो आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे बात समझ? यस सर। तो इस तरह से आपको वो पॉजिटिव का साइन दे सकता है। तब ये ध्यान रखना, वो ये वाला जो डिजिट होगा ना, ये वाली जो वैल्यू होगी वो उल्टी की होगी, केसी की वैल्यू। ये ध्यान रख लेना बस। माइनस का अगर प्लस कर दे तो वो उल्टा करेगा। मतलब क्या है कि वो माइनस को अंदर ले गया, माइनस को अंदर ले गया तो जेड एन प्लस टू तो माइनस वाला हो गया लोग में, और कॉपर वाला प्लस वाला हो गया, प्लस वाला फिर ऊपर आ जाएगा। आ गए समझ? यस सर। तो ये नैनर समीकरण है आपके पास। कल हम इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और सेल दूंगा मैं आपको खूब सारे। अभी तो मैंने एक ही एग्जांपल किया डेनियल सेल वाला, बाकी आपकी पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा इस पर मैं। खूब सारे 2 4 5 एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा और मेरे को क्विकली 1 2 एग्जांपल मैं और समझाऊंगा फटाफट आपको। और फिर आपसे भी मेरे को क्विकली रिस्पॉन्स चाहिए, तुरंत उत्तर चाहिए मेरे को।